Let's start discussing about the thick and thin prisms, right? Basically जो आईआईटी के अंदर सिलेबस के अंदर जो मेजरली पूछे गए हैं, दे आर द थिक प्रिज्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। थिन प्रिज्म एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत कम। सबसे पहले थिक प्रिज्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा। और थिक प्रिज्म के केस में हमारे पास जनरल सारे केसेस होते हैं। अगर किसी भी एंगल पर ये रे इंसिडेंट करती है, किसी एंगल थीटा सी पर, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की तरह भी डिफाइन करते हैं बेटा, किसी एंगल पर इंसिडेंस हुआ तो ये रे किस तरीके से निकल के जाएगी, इसमें कितना डेविएशन होगा अपने एक्चुअल पाथ से, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये मेजरली आउटलुक है थिक प्रिज्म का कि कितना डेविएशन होने वाला है, कितना कितना किस तरीके से एंगल्स रिलेटेड होंगे, I1 R1 R2 कैसे इनका रिलेशंस होगा, राइट। तो ये सब इमर्जेंस एंगल और इंसिडेंस एंगल का इमर्जेंस एंगल के साथ रिफ्रैक्टिव एंगल्स का रिलेशन किस तरीके से होगा, ये मेजरली थिक प्रिज्म के अंदर आपसे पूछा जाता है। थिन प्रिज्म के अंदर बात करें तो थिन प्रिज्म इज मेजरली डिफाइंड फॉर द स्पेक्ट्रल नेचर। यहाँ पर हम लोग विव ग्योर की बातचीत करते हैं और डेविएशन की बातचीत करते हैं और कलर्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है, इन सब चीजों की मेजर चर्चा जो है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं थिक और थिन में, ठीक है ना। ये कम पूछा जाता है, इसका सिंगल फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। थिक प्रिज्म जो है ये आपका मल्टीपल एस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले थिक प्रिज्म की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट थिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले प्रिज्म, थिक प्रिज्म या जनरल प्रिज्म को प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म इज सिंपली मेंट कि एनी सरफेस, कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेसेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये पूरा ट्रायंगल ही हो सकता है कि ये आधा कट जाए, तब भी इट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इज सिंपली कॉल्ड एज दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दोनों के नॉर्मल हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इंपॉर्टेंट सारी बातें जल्दी से चर्चा में करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा R1 R2 और ये हो गया इमरजेंस एंगल E। अब अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करूंगा तो आई कैन वेरी सिंपली से 2 पॉइंट ओवर हियर। पहली चीज, बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट से, बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे के कंसेप्ट से बच्चे हम इस चीज को बोल सकते हैं कि I एंड E कैन बी इंटरचेंज्ड। पहली चीज, इनको क्या कर सकते हैं बच्चे, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, इनको एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है। मतलब I की जगह E होगा तो E की जगह I हो जाएगा। ये आपस में रिवर्सिबल है क्योंकि रे अगर ऐसे उल्टा घुमा दोगे तो E I की तरह काम करेगा, तो I जो होगा वो E की तरह काम करेगा, राइट। तो I और E को आपस में इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, बाय ज्योमेट्री हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R1 और इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस R2 और ये एंगल है A। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो यहां से जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आता है दैट इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। एंड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो जनरली कई जगह पर नहीं होती मेंशन। दिस इज ओनली applicable in case of thick prism। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज तक इस इंफॉर्मेशन का यूज ओलंपियाड में भी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। R1 R2 हो गया और ये E हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, और बहुत बेसिक बात को समझना, बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी अपने को, फंडामेंटल सी चर्चा है, फंडामेंटल सी बातचीत है ना। बेसिक चीज तुमने आपको पढ़ाई दी थी, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है बस वो बताता हुआ चल रहा हूँ। R1 R2 जैसा कि आपने बताया था कि अब ये रे डेविएट करती है और डेविएशन कर्व के बारे में चर्चा करनी थी।
तो अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर और बनाऊं इसी में, तो यहाँ पर देखना जरा बेटा, ये रे एक्चुअली ऐसे जा सकती थी लेकिन ऐसे निकल के बाहर गई, तो इसमें सर्टेन डेविएशन अकर हुआ है। कितना डेविएशन हुआ, किस तरीके से हुआ, और इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको आई बोलते हैं, इसको R1 बोलेंगे, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंगल है, ये R2 हो गया, और सेकंड हो गया ये। तो बाहर की तरफ अगर मीडियम को म्यू1 मान लें, अंदर का प्रिज्म का म्यू ही सिर्फ मान के चलेंगे, म्यू1 को अपन 1 भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जनरली बाहर हवा होती है। तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1, और दूसरा यहां से बनता है म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू1 साइन E। और अगर यहाँ पर डेविएशन की बात की जाए कि ये एंगल कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज, आज नेट बड़ा दिक्कत कर रहा है, ये डेविएशन कितना होगा, I प्लस E माइनस R1 माइनस R, राइट। ये हमने I माइनस R1 यहाँ से डेविएशन हुआ ये एंगल, और इस से डेविएशन कितना हो गया, R2 E माइनस R2, राइट। तो ये डेविएशन दोनों से हो जाएगा, तो टोटल डेविएशन जो निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू I प्लस E। R1 प्लस R2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख दिया था I प्लस E माइनस A। दिस इज कॉल्ड एज द डेविएशन ऑफ द रे। डेविएशन का जो कर्व बनता है दैट इज नॉन सिमेट्रिकल इन नेचर, right, that is non-symmetrical in nature, not used, this is very wrong, non-symmetrical in nature। deviation curve की अगर मैं बात करूं, if we talk about the deviation का, अगर I के साथ ये जो कर्व बनता है, ये इसका स्लोप इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है और ये स्लोप इधर की तरफ थोड़ा कम होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म कर्व होता है। अब इस कर्व को भी मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। अब ये कर्व कई सारी बातें बताएगा, उन सारी बातों को एक बार समझते हुए चल रहे हैं। और सबसे पहले IG, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे रे बाहर आती है। ऐसा नहीं होता है कि इस सरफेस पे गिरने वाली हर एक लाइट रेस बाहर आ ही जाएंगे। आपने कहा अगर कोई लाइट रे यहाँ पर गिरती है तो कुछ यहाँ से वैसे जाएगी और यहाँ पर वो बाहर निकल गई। अगर ये R2 की वैल्यू, बहुत ध्यान समझना, वेरी गुड, अगर R2 की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी हो गई तो यहाँ से रे विल अंडरगो TIR और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से हो जाएगा, अगर R2 की वैल्यू यहाँ पर थीटा सी होगी। तो करस्पॉन्डिंगली हम वैल्यूज की बात करते हैं और यहाँ पर हम कुछ इंसिडेंस डिफाइन करते हैं। अगर सबसे पहली कंडीशन होती है, अगर आपको पता हो कि अगर A इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, A की वैल्यू अगर थीटा सी से बड़ी और 2 थीटा सी से छोटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पूरी डेफिनेशन डिफाइन की हुई है, और A की थीटा सी से छोटी है। तो ये बेसिकली A के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर A 2 थीटा सी से बड़ा होता है तो कोई भी रे जो इंसिडेंट करती है वो प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाती, उधर की तरफ नहीं आती, वो TIR कर जाती है। अगर A की रे थीटा सी और 2 थीटा सी के बीच में होता है A, तो आपका IG एक एंगल होता है जिस एंगल पर यहाँ पर TIR अकर होगा। तो एक मिनिमम एंगल से आपकी रे, उससे ज्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तब रे आपकी बाहर निकल के आएगी, और अगर उससे कम होगा तो रे बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इसकी कंडीशन होती है, इसमें आई कुछ भी हो, नो रे इमर्ज, इसको बोलते हैं नो इमरजेंस कंडीशन। इसमें आई अगर ग्रेटर देन IG है
तो इमरजेंस होगा, अगर ग्रेटर देन IG नहीं है तो इमरजेंस नहीं होगा। थीटा सी लेस देन, अगर ए थीटा से छोटा हो गया तो सभी एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो निकल के बाहर आ जाती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब एंगल पे इमरजेंस होगा ही होगा। तो मतलब वट एवर द एंगल द इमरजेंस विल अकर, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हैं कि अगर थीटा छोटा हो गया तो IG की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री हो जाती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर 0 डिग्री से ऊपर कोई भी एंगल है तो इमरजेंस होगा ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो बेसिकली हम पूरे इस सिचुएशन में, खैर ये अगर आपको इसके पूरे IG की वैल्यू कितनी होती है अगर ये याद नहीं है तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से डेरिवेशन हो जाता है। यहाँ पर आप इसको लिख देते हैं R2, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा सी। अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो R2 होना चाहिए, अगर आप कोई नहीं चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, और इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमरजेंस, तो ग्रेजिंगली बाहर आ रहा होगा। और आपको पता है कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर है, तो R1 कितना हो जाएगा बेटा, A माइनस थीटा सी, बोलो हाँ या ना। तो R1 विल बी इक्वल टू A माइनस थीटा सी, और यहाँ से आप R1, तो आपको R1 पता चल गया A माइनस थीटा सी, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर R1 की वैल्यू A माइनस थीटा सी होगी, इससे ज्यादा अगर हो गई, अब सोचना बेटा, R1 की वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी, इससे बड़ी हो जाएगी, R1 की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू थीटा सी से छोटी हो जाएगी, और R1 की वैल्यू अगर इससे छोटी हो गई तो R2 की वैल्यू थीटा सी से बड़ी हो जाएगी, राइट, क्योंकि R1 प्लस R2 तो A के बराबर ही रहने वाले। अब R1 छोटा होगा तो R2 बड़ा हो जाएगा। तो आपने बोला सर R1 की सबसे छोटी वैल्यू जो होनी चाहिए वो A माइनस थीटा सी होनी चाहिए, मतलब R1 जो मिनिमम हो वो A माइनस थीटा सी हो। मैं आई एम जस्ट डिफाइनिंग कि IG आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। आपने कहा सही बात है सर, तो R1 की मिनिमम वैल्यू A माइनस थीटा सी होनी चाहिए। तो आपने कहा सर अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और बाहर का मीडियम म्यू1 साइन IG, जहां पर हम जस्ट ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, थीटा बराबर स्क्वायर टू थीटा सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर म्यू साइन ऑफ A माइनस थीटा सी, तो ये मिनिमम एंगल IG की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, जनरली म्यू की वैल्यू 1 होती है, तो IG की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस थीटा से। एट दिस एंगल देयर इज नो इमरजेंस, इस कंडीशन पे कोई भी इमरजेंस होने वाला नहीं होगा। तो ये जो डेविएशन का कर्व स्टार्ट होता है वो IG एंगल से स्टार्ट होता है। IG एंगल में भी ये 90 डिग्री के बराबर हो जाए, मतलब कोई डेविएशन नहीं अकर करेगा, या क्योंकि थ्रू रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगर A 2 थीटा सी से बड़ा है तो कोई भी रे आप भेजिए इमरजेंस होगा ही नहीं, बाहर की तरफ कोई रे निकल के आएगी ही नहीं, राइट। अगर I ग्रेटर देन IG है तो 2 थीटा सी से छोटा A और थीटा सी से बड़ा होगा, तो आपकी रे जो है बच्चों वो बाहर निकल के आएगी, लेकिन एंगल शुड बी I शुड बी ग्रेटर देन IG, और IG की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है बेटा कि इसके फॉर्मूले मत याद करिए, डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले देखने में बड़े बड़े और खतरनाक लगते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, आपको कभी परेशानी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, राइट। du अपॉन म्यू माइनस 1, ये लेंस के केस में डिस्पर्शन हो जाता है, और जब आप इसकी बात करते हैं क्या बोलते हैं थिन प्रिज्म की, तो म्यू वी माइनस म्यू1, हाँ डी म्यू को आप, डी म्यू जो है चेंज इन म्यू है, डी म्यू क्या हो गया, चेंज इन म्यू है, दैट इज म्यू इन केस ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू इन केस ऑफ रेड अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं। अब म्यू वी माइनस 1 क्या हो गया, कितना डिस्पर्सिंग एंगल है, राइट। तो ये होता है तोड़ने की क्षमता अपॉन मोड़ने की क्षमता। डिस्पर्शन जो होता है ओमेगा, जिसको हम डिफाइन करते हैं, इसको बहुत सिंपल सी बात की जाए तो उसको बोलते हैं तोड़ने की क्षमता अपॉन मोड़ने की क्षमता। बहुत सिंपल सी बात की जाए और समझना इस बात को, जैसे कोई ये प्रिज्म है, ठीक है ना, अब यहाँ पर ये रे गई, तो ये रे को ये 7 पार्ट में तोड़ देता है, तो ये जो डिस्पर्सिव एंगल बनता है जिसमें डिस्पर्स हुआ, तो डिस्पर्सिव एंगल कितना हुआ, आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेविएशन म्यू आर माइनस 1 इंटू ए और म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, यही तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आते हैं। तो आपने कहा ये जो बीच का एंगल बनेगा ये क्या होगा, आप इससे इसको माइनस करेंगे तो दिस एंगल
जो डिस्पर्सन एंगल निकल के आता है दैट कम आउट टू बी म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। सही बोल रहा हूं? ठीक है। और एक्चुअल ये इधर जा रहा था, इसको मोड़ा कितना है, तो आप बोलते हैं इसका मीन मोड़ना जो होगा वो येलो लाइट से माना जाता है। किससे माना जाता है? येलो लाइट। तो येलो लाइट को कितना डेविएट किया है, तो डेविएशन कितना हुआ, मीन डेविएशन जो है वो म्यू वाई माइनस ए के बराबर है। और इसका डेविएशन जो है वॉलेट का वो कुछ इतना बड़ा है और रेड का जो है वो इतना छोटा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये इसको इतने एंगल में तोड़ दिया गया और इतना मोड़ दिया गया, तो इसको बोलते हैं तोड़ने की क्षमता अपॉन मोड़ने की क्षमता। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सन। ठीक है। डिस्पर्सन से क्वेश्चन बेटा अभी तक तो नहीं आए बच्चे, बहुत रेयर एक दो क्वेश्चंस, बहुत रेयर आते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो कभी आ जाए, बट ऐसा कभी क्वेश्चंस आए नहीं है। बहुत रेयर पॉसिबल है कि एक दो क्वेश्चंस, बहुत रेयर। लेकिन बेसिक तुमको शायद आइडिया लग गया होगा कि डिस्पर्शन क्या होता है। चलो बाय।